हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एक्सेल का फॉर्मूला टैब यूज़ करना सीखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पेज लेआउट टैब को कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम फॉर्मूला टैब को सीखेंगे। तो हम फॉर्मूला टैब पर क्लिक करते हैं तो रिबन पर हमको फॉर्मूला टैब के ऑप्शन शो हो जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूले हमें मिलेंगे। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन क्या होता है कि यहाँ से एक्सेल के सभी फंक्शन जो हमको यहाँ पर रिबन पर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ तक ये सभी फंक्शन एक साथ मिल जाते हैं। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे, ऑल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सभी फंक्शन एक साथ दिखेंगे। फिर इसमें जैसे कि हमको टेक्स्ट फंक्शन चलाना है तो टेक्स्ट फंक्शन पर क्लिक कर देंगे, टेक्स्ट फंक्शन दिख जाएंगे। फिर जैसे डेट एंड टाइम फंक्शन चलाना है तो यहाँ डेट एंड टाइम फंक्शन मिल जाएंगे। तो इन फंक्शन को हम यहाँ से कंप्लीट ना करके हम इनको यहाँ जो दिए गए हैं फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, मैथ्स फंक्शन, यहाँ से इनको कंप्लीट करेंगे। इसमें वही फंक्शन रहेंगे जो इनमें दिए हैं, तो हम इसको यहाँ पर आकर कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है ऑटो सम। ऑटो सम में हमको कुछ फंक्शन देखने को मिलेंगे। जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहला फंक्शन है सम। इसका उपयोग करते हैं हम टोटल करने के लिए। इसके लिए हमको इसमें जहाँ से टोटल कराना, जैसे हम देखें इस पूरी रेंज को हमने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर जहाँ टोटल चाहिए है वहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे और ऑटो सम में जाएंगे और यहाँ हमें मिलेगा सम। सम पर जैसे ही क्लिक कर देंगे तो इन सब का टोटल यहाँ पे हमको दिख जाएगा। इसको अगर हम ऐसे में टोटल कराना चाह रहे हैं तो हमने अपने डेटा को ऐसे सिलेक्ट किया टोटल तक और फिर सम में जाकर इसको कर देंगे सम। तो हम देखेंगे यहाँ पर ये पूरी रेंज का टोटल आ गया। फिर इसको ड्रैग करके ऐसा खींच देंगे तो ये सभी का आ जाएगा। फिर इसके बाद ऑटो सम में अगला फंक्शन है एवरेज। एवरेज क्या होता है, जैसे अगर ये सभी टोटल लिखा हुआ है, इसमें से हमको एवरेज टोटल निकालना है तो इसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे इस पूरे को और ऑटो सम में जाकर कर देंगे एवरेज पर क्लिक। तो हम देखेंगे यहाँ पर एवरेज निकल के आ गया। फिर इसके बाद ऑटो सम में अगला ऑप्शन है काउंट नंबर। काउंट नंबर क्या होता है, हमको ये काउंट कराना है कि ये कितनी एंट्री है, कितने नंबर लिखे हुए हैं, ऐसा हमको काउंट कराना। तो ऑटो सम में जाएंगे और काउंट नंबर पर क्लिक कर देंगे। हम देखेंगे 10 स्टूडेंट की इसमें एंट्री है जो कि यहाँ पर दिखा रहा है। तो काउंट नंबर से हम नंबर ऑफ एंट्री को काउंट कर सकते हैं। फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑटो सम में जाएंगे। अगला फंक्शन है मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन क्या होता है, तो इसका उपयोग किया जाता है कि इस डेटा में हमको ये देखना है कि इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर कितना है, तो इसके लिए हम मैक्स फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर इसने 305 दिया जो कि इस रेंज में सबसे हाईएस्ट है। फिर इसके बाद हम इसको दोबारा से सिलेक्ट करते हैं, ऑटो सम में जाएंगे। ऑटो सम में अगला फॉर्मूला है मिनिमम। मिन फंक्शन दिख रहा मिनिमम, ये क्या होता है, तो ये इस सिलेक्टेड रेंज में सबसे कम वैल्यू को निकाल के देगा। सबसे छोटा नंबर कौन सा है वो हमको ये बताएगा। तो सिलेक्ट किया और मिनिमम पर क्लिक किया। हम देखेंगे यहाँ पर 106 बता रहा है जो इस रेंज में सबसे कम है। 106 से छोटी संख्या इसमें नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम ऑटो सम फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद फॉर्मूला टैब में अगला ऑप्शन है रिसेंटली यूज। रिसेंटली यूज क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि जो फंक्शन हम बार बार यूज़ करते हैं या हाल ही में जो हम यूज़ करते हैं वो फंक्शन हमको यहाँ पर रिसेंटली यूज़ में दिख जाते हैं। तो ये कोई अलग से फंक्शन नहीं है, इन्हीं फंक्शन को चलाएंगे वही आके यहाँ पर लग जाएंगे। फिर इसके बाद इसमें अगला फंक्शन है फाइनेंशियल फंक्शन। फाइनेंशियल फंक्शन में जाएं और फाइनेंशियल फंक्शन में हमको मिलेगा पीएमटी फंक्शन। ये क्या होता है, तो पीएमटी फंक्शन का उपयोग किया जाता है किसी लोन अमाउंट का ईएमआई निकालने के लिए। कि अगर हम एक लोन लेते हैं और उस लोन पर हमको मंथली ईएमआई पे करनी है तो हमें मंथली ईएमआई कितनी पे करनी होगी, ये हम पीएमटी फंक्शन का उपयोग करके निकाल सकते हैं। पीएमटी का मतलब होता है पर मंथ ट्रांजेक्शन। तो इसके लिए हमने प्रिंसिपल वैल्यू 10 लाख ली है कि 10 लाख का हमने लोन लिया है, 10% रेट ली है और टाइम 5 ईयर्स का हमने टाइम लिया है। अब हमको ये निकालना है कि अगर हम 10 लाख की लोन लेते हैं, 10% उस पर ब्याज दर रहेगी और 5 साल में हम उसको चुकाएंगे तो हमको हर महीने कितने की किस्त देनी होगी। तो इसके लिए हम एक्सेल में पीएमटी फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। फाइनेंशियल फॉर्मूले पर गए और फाइनेंशियल फॉर्मूले में हमें मिलेगा पीएमटी फॉर्मूला। इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। सबसे पहले इसमें पूछा जा रहा है रेट। तो हम रेट के लिए जहाँ रेट लिखा हुआ है हमने उस सेल पर क्लिक कर देंगे। लेकिन हमें एक चीज ध्यान रखना है कि ये टाइम ईयरली है और हमको ईएमआई मंथली पे करनी है। जो रेट है वो भी ईयरली है, तो रेट को हम डिवाइड कर देंगे 12 से। इसमें लिख देंगे डिवाइडेड बाय 12। फिर एन पर आएंगे। एन पर मतलब होता है टाइम, तो इस पर क्लिक करेंगे
और टाइम को सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन ये टाइम ईयरली है तो हम इसमें मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे, क्योंकि हमको ईएमआई मंथली देनी होगी, तो 5 साल में हमको 60 ईएमआई देनी होगी 60। फिर उसके बाद पीवी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, तो इसमें हम प्रिंसिपल वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले जो पीएमटी फंक्शन होता है वो माइनस में रिजल्ट देता है, तो इसके लिए हम इसमें पहले ही माइनस लगा दें, जिससे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। हमने माइनस लगाया और फिर प्रिंसिपल वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया, और इसके बाद यहाँ से हम इसको कर देंगे ओके। तो हम देखेंगे 21,247 रुपये मंथली ईएमआई निकल कर आ गई। अगर इसको हम डायरेक्टली चलाना चाहें तो इसके लिए हम इसमें टाइप करेंगे इक्वल पीएमटी ब्रैकेट ओपन फिर रेट। तो रेट हमारा जहाँ पे लिखा हुआ है उस सेल को सिलेक्ट करना है, डिवाइडेड बाय 12, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर उसके बाद एन पर टाइम पूछता है, तो जहाँ हमारा टाइम लिखा है उस सेल को सिलेक्ट करना है और मल्टीप्लाई बाय 12 कर देना, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर पूछेगा पीवी प्रिंसिपल वैल्यू, तो जहाँ हमारी प्रिंसिपल वैल्यू लिखी है उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम माइनस लगा देंगे, फिर प्रिंसिपल वैल्यू सिलेक्ट कर लेंगे और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे कि हम देखेंगे हमारी मंथली ईएमआई निकल कर आ गई। तो इस प्रकार इसको हम डायरेक्टली टाइप करके भी चला सकते हैं। फिर इसके बाद फाइनेंशियल फंक्शन में हम देखें तो अगला फंक्शन है आईपीएमटी। आईपीएमटी का फुल फॉर्म होता है इंटरेस्ट पर मंथ ट्रांजेक्शन। ये क्या होता है कि अगर हमको अभी जो हम 21,000 की ईएमआई पे कर रहे थे उसमें हमारा अकेला इंटरेस्ट कितने का लग रहा है वो अगर हमको देखना, तो उसके लिए हम आईपीएमटी का यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, फाइनेंशियल फंक्शन पर गए और इसमें हमें मिलेगा आईपीएमटी, ये दिख गया। इस पर क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहले पूछेगा रेट, तो रेट जहाँ पे लिखा है उस सेल को सिलेक्ट करना है और इसको भी डिवाइडेड बाय 12 करना, क्योंकि हमको रेट को मंथली कन्वर्ट करना। फिर उसके बाद इसमें पूछेगा पर मतलब किस महीने का आपको निकालना, तो जैसे हमको फर्स्ट मंथ का ही निकालना कि पहले महीने में इंटरेस्ट कितना जा रहा, तो उसके लिए हमने इसमें 1 टाइप कर दिया। जैसे हमको सेकेंड मंथ का निकालना होता तो सेकेंड, 5वें महीने का निकालना होता तो 5 टाइप करते। फिर इसके बाद एन पर मतलब होता है टाइम, तो हमको जैसे जहाँ पर टाइम लिखा है उस सेल को सिलेक्ट कर लेना है और मल्टीप्लाई बाय 12 कर देना। फिर इसके बाद इसमें अगला है पीवी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, जहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू लिखी है उसको सिलेक्ट कर लेना है और इसको हम कर देंगे ओके। तो हम देखेंगे इसमें जो हम अभी 21,000 रुपये इंस्टॉलमेंट चुका रहे थे उस इंस्टॉलमेंट में पहले महीने में हमारा ब्याज जो है वो 8,333 रुपये लग रहा है। अब इसको हम डायरेक्टली चलाएं तो कैसे चलाएं? इसको डायरेक्टली चलाने के लिए हम टाइप करेंगे इक्वल आईपीएमटी ब्रैकेट ओपन फिर रेट जहाँ लिखा है उसको सिलेक्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 12 लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर ये पूछता पर मतलब किस महीने का आपको निकालना, तो इसमें हमने जैसे पहले महीने का इंटरेस्ट निकालना है तो इसमें 1 लिख देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर एन पर टाइम पूछता है तो टाइम जहाँ लिखा है उसको सिलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। तो फिर पूछेगा पीवी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू। अब प्रिंसिपल वैल्यू जहाँ लिखी है उसको सिलेक्ट करना है, लेकिन उससे पहले इसमें भी हमें माइनस लगाना है। फिर प्रिंसिपल वैल्यू वाला सेल सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो हम देखेंगे 8,333 रुपये 33 पैसे हमारा पर मंथ इंटरेस्ट लग रहा है। तो इस प्रकार से हम आईपीएमटी का यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें अगला फॉर्मूला है पीपीएमटी, कि अगर हमको देखना है ये जो हम अभी 21,000 की इंस्टॉलमेंट दे रहे थे मंथली, 21,000 की इंस्टॉलमेंट में हमने 8,333 का ब्याज दे रहे थे, प्रिंसिपल कितना जा रहा है तो वो निकालने के लिए हम करते हैं पीपीएमटी का यूज़। इसको क्लिक करेंगे, फाइनेंशियल फॉर्मूले पर जाएंगे और यहाँ फाइनेंशियल फॉर्मूले में हमें मिलेगा पीपीएमटी, इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये रेट पूछेगा। रेट के लिए जहाँ पर रेट लिखा है उसको हमने सिलेक्ट कर लिया और इसको भी डिवाइड कर देंगे 12 से, क्योंकि हमारा जो रेट है वो ईयरली दिया है और हमको मंथली निकालना है। फिर पर किस महीने का निकालना, तो हमको फर्स्ट मंथ का ही निकालना, तो इसमें भी हम फर्स्ट टाइप कर देंगे। फिर एन पर मतलब टाइम, तो इस टाइम पर क्लिक करेंगे, लेकिन ये टाइम ईयरली है, हम ईएमआई मंथली दे रहे हैं तो इसको मंथ में कन्वर्ट करना है, तो इंटू कर देंगे 12 से। फिर पीवी प्रिंसिपल वैल्यू सिलेक्ट करना है, लेकिन इससे पहले इसमें माइनस लगाना है, क्योंकि ये माइनस में आंसर देता है, तो हम भी इसमें पहले माइनस लगा दें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर प्रिंसिपल वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद ओके कर देंगे। तो हम देखेंगे जो हम 21,000 की इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं उसमें 12,913 रुपये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू जा रहा, बाकी का इंटरेस्ट लग रहा, जो कि अभी हमने 8,000 निकाला था। इसको डायरेक्टली यूज करना है तो कैसे करेंगे? डायरेक्टली फंक्शन चलाने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वल पीपीएमटी ब्रैकेट ओपन
रेट रेट जहाँ लिखा है रेट को सिलेक्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, उसके बाद पर में देंगे किस महीने का निकालना, तो हमको फर्स्ट मंथ का ही निकालना, तो हम 1 लिख देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर पूछता एन पर मतलब टाइम, तो टाइम पर क्लिक करेंगे और इसको मंथली कन्वर्ट करने के लिए इंटू 12 कर देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर पूछेगा पीबी प्रिंसिपल वैल्यू, तो प्रिंसिपल वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले माइनस लगा देंगे क्योंकि ये आंसर माइनस में देता, तो हम भी पहले माइनस लगा देंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर हमने प्रिंसिपल वैल्यू जहाँ लिखी है उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे, तो ये प्रिंसिपल निकल आएगा। इस प्रकार से हम आईपीएमटी, पीएमटी और पीपीएमटी फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं फाइनेंशियल फंक्शन में। लॉजिकल फंक्शन क्या होता है? लॉजिकल फंक्शन पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे ये हमें लॉजिकल फंक्शन दिख रहे हैं। इनमें सबसे पहला फंक्शन है एंड फंक्शन। तो एंड फंक्शन का उपयोग किया जाता है जब हमें एक से ज़्यादा कंडीशन को चेक करना हो। जितनी भी कंडीशन दें, अगर दी गई सभी कंडीशन सही हैं तो हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा, अन्यथा दी गई कंडीशन में से एक भी कंडीशन गलत है तो हमारा रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो इसके लिए एक डेटा बनाए हैं। इस डेटा में नाम है, कुछ एड्रेस लिखे हैं, एड्रेस में हमने स्टेट के नाम लिखे हैं और एज लिखी हुई है। जैसे हमको मान लें इसमें वोटिंग करानी है, तो हम चाहते हैं कि जो व्यक्ति एमपी का हो और उसकी एज 18 से ज़्यादा हो तो उसके सामने ट्रू लिख कर आए। जब दोनों कंडीशन सही हो, एमपी का हो और 18 का हो या 18 से ज़्यादा का हो, तो वोट कर सकता है, अन्यथा नहीं। अगर हमारे द्वारा ये कंडीशन निर्धारित की गई हैं, ये दोनों कंडीशन जब सही होंगी तो ट्रू रिजल्ट दिया जाएगा। दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी गलत होती है तो फिर ये फॉल्स रिजल्ट देगा। जैसे हम लॉजिकल पर क्लिक करें और पहला फंक्शन है एंड, इस पर क्लिक किया। जैसे ही हम एंड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लॉजिक 1 पूछेगा, तो हमने लॉजिक 1 में इस सेल को सिलेक्ट किया और इसमें लिखा कि ये बराबर हो एमपी के, डबल कोटेशन में लिखेंगे एमपी। और लॉजिक सेकंड में हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे एज लिखी हुई है कि इसकी वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो, क्योंकि बड़ी और बराबर देना पड़ता है तो ग्रेटर देन लगाएंगे और इक्वल लगाएंगे, क्योंकि 18 हुई या 18 से बड़ी हुई तो हमें इक्वल और ग्रेटर देन लगाना कितने के, 18 से। तो ये हमने लिख दिया और इसके बाद हम इसको करेंगे ओके। तो हम देखेंगे यहाँ पे ट्रू आ रहा है क्योंकि ये एमपी से भी है और 18 साल का भी है, तो ये वोट कर सकता है, इसके सामने ट्रू आ रहा। फिर हम इसको ट्रैक कर दें तो हम देखेंगे यहाँ पर जैसे ये फॉल्स आ रहा है, ना ये 18 का है और ना एमपी का है, दोनों कंडीशन गलत हैं। यहाँ भी फॉल्स आ रहा है, ये 18 से ज़्यादा का तो है लेकिन ये एमपी का नहीं है, फॉल्स आएगा। फिर हम देखें यहाँ पर ये एमपी का भी है, इसकी एज 25 साल है मतलब 18 से ज़्यादा का है, तो इसके सामने ट्रू आ रहा है। फिर हम देखें यहाँ पर ये एमपी से तो है लेकिन इसकी एज 18 से कम है तो फॉल्स आ रहा है। इस प्रकार जैसे हम ये देखें इसकी एज 18 से ऊपर है लेकिन एमपी से नहीं है, तो जब ये दोनों कंडीशन ही ट्रू होंगी, दोनों कंडीशन को ही फुलफिल करेगा, तभी ये हमारा ट्रू रिजल्ट देगा, अन्यथा ये फॉल्स रिजल्ट देगा। फिर इसको हम जैसे डायरेक्टली चलाना चाहें तो कैसे चलाएंगे? अभी हमने इसको फॉर्मूला टैब से देखा था, इसको डायरेक्ट हम कीबोर्ड से टाइप करके कैसे चलाएंगे? इक्वल लगाएंगे और इसमें लिखेंगे एंड ब्रैकेट ओपन, तो ये पूछेगा लॉजिक 1, तो इसमें सिंटेक्स आएगा लॉजिक 1। तो लॉजिक 1 के लिए हम इस सेल पर क्लिक कर देंगे और इसमें लगाएंगे इक्वल, डबल कोटेशन में लिखेंगे एमपी। जब भी हम कोई टेक्स्ट वैल्यू लिख रहे होते तो उसको डबल कोटेशन में लिखना होता है। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर लॉजिक 2, तो लॉजिक 2 में हमने जहाँ पे एज लिखी है उस सेल को सिलेक्ट करेंगे और फिर इसमें लगाया, अगर जो सेल है D17 इसमें अगर वैल्यू बड़ी है तो बड़ी के लिए ग्रेटर देन और बराबर है तो बराबर के लिए इक्वल, कितने के, 18। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर ट्रू आ रहा है और फिर हम इसको सभी में ऐसे पकड़ के ड्रैग कर देंगे। तो ये इस प्रकार से हम एंड फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो एंड फंक्शन करता क्या है कि जब दी गई सभी कंडीशन सही होंगी तो ट्रू रिजल्ट देगा, अन्यथा दी गई कंडीशन में से एक कंडीशन भी गलत होती है तो फिर ये फॉल्स रिजल्ट देगा। जैसे हम देखें कि अगर हमने 10 कंडीशन दी हैं उसमें से 9 कंडीशन सही हैं, एक कंडीशन गलत है तो भी ये फॉल्स रिजल्ट ही देगा। फिर हम इनको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। फिर देखें लॉजिकल में अगला फॉर्मूला है फॉल्स। ये फॉल्स कुछ ज़्यादा यूजफुल नहीं है, इस पर अगर हमको कहीं पर इसमें फॉल्स वैल्यू इनपुट करानी है तो इसके लिए लॉजिकल पर जाएंगे, फॉल्स पर क्लिक करेंगे और सीधा ओके कर देंगे तो यहाँ पर ये फॉल्स आ जाएगी। ये डायरेक्टली चलता है, इसमें कोई पैरामीटर हमको पास नहीं करना होता। फिर उसके बाद अगला फॉर्मूला है इफ़। इफ़ क्या होता है कि जैसे कोई रिजल्ट है उसका हमको पास फेल उसमें लिखाना है तो इसके लिए हम इफ़ का यूज़ करते हैं। जैसे इसके लिए हम
इस डेटा पर आएँ जहाँ पर हमारा रिजल्ट बना हुआ है, रोल नंबर है, स्टूडेंट के नाम है, उनके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स हैं, फिर टोटल है, परसेंट है और ये रिमार्क है। ऐसा रिमार्क निकालने के लिए हम इफ फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। जैसे ये रिमार्क है और इस परसेंट बेस से हम निकाल लेते कि जिसके परसेंट 33 से ज़्यादा हो उनके सामने पास लिखा है और जिसके परसेंट 33 से कम हो उनके सामने फेल लिखा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे, लॉजिकल फॉर्मूले पर जाएंगे और इसमें हमें मिलेगा इफ पर क्लिक करेंगे तो ऐसा डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें ये ऑप्शन आया लॉजिकल टेस्ट, तो इसमें हम लॉजिकल टेस्ट में लिख देंगे कि जो परसेंट है इस वाले सेल को सिलेक्ट करके जहां पर परसेंट लिखा हुआ है I4 में उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर सेल एड्रेस आ गया I4। फिर इसमें हम लॉजिक देंगे कि अगर इसकी वैल्यू बड़ी है 33 के तो फिर अगला इसमें बॉक्स वैल्यू इफ ट्रू की, अगर ट्रू हुई तो क्या लिखना है, तो ट्रू हुई तो हमने लिखना है पास, और अगर फॉल्स हुई तो क्या लिखना है, तो फिर हमें लिखना है फेल। अगले में हम वैल्यू इफ फॉल्स, तो फॉल्स वाले में हमें दे देना फेल और इसको करेंगे इक्वल। तो हम देखेंगे यहाँ पर ये जो सेल है इसमें वैल्यू 33 से ज़्यादा है तो इसमें पास लिखा आया। अब हम इसको पकड़कर इस कॉर्नर से ऐसा ड्रैग कर देंगे तो ये सभी का निकल आएगा। अब हम देख पा रहे हैं जिसकी वैल्यू यहाँ पर 33 से कम है उसके सामने फेल आ रहा है और जिसकी 33 से ज़्यादा है उसके सामने पास आ रहा है। जैसे 31 है, 33 से कम है तो फेल, 34 है तो पास। इसको हम डायरेक्टली कैसे चलाते हैं, तो लगाएंगे इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन लॉजिकल टेस्ट। इसमें हम उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिस कंडीशन के आधार पे आप निकाल रहे हैं या जिसके आधार पे आप निकाल रहे हैं। हम परसेंट के आधार पे निकाल रहे हैं तो हमने इस परसेंट वाले सेल को सिलेक्ट किया जो कि है I4। इसमें हम लॉजिक देंगे कि अगर I4 की जो वैल्यू है वो बड़ी है, और हम बराबर भी लगा देते हैं 33 के, कि 33 भी हुई तो पास मानेंगे, बड़ी है या बराबर है 33 के, कॉमा डबल कोटेशन और इसके सामने लिखा आ जाए पास, फिर कॉमा लगाएंगे। दूसरी कंडीशन देंगे कि अगर इससे बड़ी नहीं हुई तो फिर फेल लिखा आ जाए, तो डबल कोटेशन में हम लिख देंगे फेल, डबल कोटेशन क्लोज और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और फिर कर देंगे एंटर। जैसे हम एंटर करेंगे तो भी ये आ जाएगा और इसको पकड़ के हम ड्रैग कर देंगे तो सभी का आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इफ फॉर्मूले का उपयोग करते हैं लॉजिकल में। फिर इसके बाद फॉर्मूला टैब में हम लॉजिकल फॉर्मूले पर जाएं। अगला है इफ एरर। इफ एरर क्या होता है, तो इफ एरर मतलब यदि एरर आती है तो जैसे हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं, यहाँ पर हमने लिखा 50 20, यहाँ पर हम इक्वल लगाएं, इस पर क्लिक किया, प्लस लगाया और इस पर क्लिक किया, एंटर कर दिया तो इनका टोटल आ गया। फिर हम इसको सिलेक्ट करके नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम कुछ और लिखेंगे संख्याएं, तो ये टोटल दे रहा सही सही सबका। फिर हम जैसे 20 के साथ गलती से हमने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख दिया, एरर हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पर इसने टोटल की जगह पे वैल्यू लिख दी, मतलब इसमें एरर आ गई। अब हम चाहते हैं कि जहाँ भी इसकी एरर आए वहाँ पर ये वैल्यू ना लिखकर जो हम चाहें वो लिखा है। तो इसके लिए हम चलाते इफ एरर। तो यहाँ पर क्लिक किया, फॉर्मूले में गए, फॉर्मूले में लॉजिकल फॉर्मूले में है इफ एरर, इस पर क्लिक किया, वैल्यू दी, इसको प्लस करना है इससे। इफ एरर वैल्यू की अगर इसमें इन दोनों का टोटल आता है सही सही तो यहाँ पे लिख दिया जाए, और अगर टोटल नहीं आए तो उसमें एक मैसेज शो कराए कि प्लीज एंटर करेक्ट, वो हम इस बॉक्स में लिख देंगे। वैल्यू इफ एरर बॉक्स में हम लिख देंगे प्लीज एंटर वैलिड डेटा, ऐसा एक मैसेज शो हो, और इसको कर देंगे हम ओके। अब हम यहाँ पे देख पाएंगे जहाँ सही आ रहा उसने टोटल करके दिया, यहाँ पे एरर आ रही वहाँ पे वैल्यू लिखा। लेकिन इसको हम ड्रैग करके देखें तो हम देखेंगे जहाँ पर ये वैल्यू सही है इसने सही लिख कर दिया, और जहाँ पर एरर आ रही वहाँ पर इसने ये मैसेज टाइप कर दिया प्लीज एंटर वैलिड डेटा। अगर जैसे हमने इसमें 10 और 10 लिखा तो हम देखेंगे यहाँ पर सम फॉर्मूले से भी टोटल हो गया और जो हमने इफ एरर लगाया था उससे भी हो गया। इन दोनों में फर्क क्या है कि जैसे अगर इसमें हम कोई गलती कर देते हैं तो सम लगाया था वो ऐसा एरर देगा वैल्यू, लेकिन जो हमने इफ एरर से लगाया था वो हमें हमारा मैसेज देगा प्लीज एंटर वैलिड डेटा। इस प्रकार हम इफ एरर फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसको डायरेक्टली कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए हम इसमें टाइप करेंगे इक्वल इफ एरर ब्रैकेट ओपन वैल्यू। तो वैल्यू के लिए हमने इसको लिया प्लस इसको लिया, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इफ एरर वैल्यू, इसमें हमने इस मैसेज को डबल कोटेशन में टाइप कर देना प्लीज एंटर
वैलिड डेटा, डबल कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो हम देखेंगे यहाँ पर ये जब हमारा डेटा सही है तो इसने टोटल करके दे दिया, और जब हमारी वैल्यू गलत होगी तो ये इस प्रकार का मैसेज हमको शो करा देगा। तो इस प्रकार से हम इफ एरर फंक्शन का उपयोग करते हैं। फिर इसके बाद फॉर्मूला टैब में अगला ऑप्शन है नोट। अब ये नोट फंक्शन क्या होता है? तो नोट फंक्शन नाम से ही स्पष्ट है, जो सही है उसको गलत बताएगा, जो गलत है उसको सही बताएगा। यह कोर्ट में खरीदे हुए गवाह की तरह होता है कि सही को गलत बताएगा, गलत को सही बताएगा। ऐसे ही ये फॉर्मूला करता है। जैसे हम लॉजिकल पर गए, नोट फॉर्मूले पर गए और नोट में ये आया लॉजिकल। इसमें बताया लॉजिकल की जो D17 सेल है, इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, इसमें जो वैल्यू है वो इक्वल है 18 के। हमारे अकॉर्डिंग ये सही है कि इसमें जो वैल्यू है वो 18 के बराबर है, लेकिन इस पर हम ओके करेंगे तो ये बताएगा फॉल्स, गलत, मतलब सही को गलत बता रहा है और गलत को सही बताएगा। हम इसको ड्रैग करेंगे तो हम देखेंगे जहाँ पर 18 नहीं होगा वहाँ सभी को ट्रू बताएगा, और जहाँ पर 18 होगा उसको फॉल्स बताएगा। जैसे इसको हम कर दें 18 तो ये इसको गलत बताने लगेगा। हम इसको डायरेक्टली चलाएं, जैसे इक्वल नॉट ब्रैकेट ओपन, जैसे हमने इस सेल को सिलेक्ट किया और हमने कहा इसमें जो वैल्यू है वो बड़ी है 18 से, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। हमने इसमें दिया था कि इसमें जो वैल्यू है वो 18 से बड़ी है, तो ये 18 है, 18 के इक्वल है, 18 से बड़ी नहीं है, लेकिन इसने इसको ट्रू दिया। अब हम इसको ड्रैग करेंगे तो जो वैल्यू 18 से बड़ी होगी उसको गलत बताएगा, और जो 18 से बड़ी नहीं है उसको ट्रू बताएगा, और जो 18 से बड़ी है उसको फॉल्स बताएगा। तो ये उल्टा काम करता है, मतलब गलत को सही बताता है, सही को गलत बताता है। इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है और फंक्शन। तो और फंक्शन क्या होता है? और फंक्शन जो हमने स्टार्टिंग में एंड फंक्शन पढ़ा था इसके अपोजिट है। एंड फंक्शन क्या करता है? जब दी गई सभी कंडीशन सही होंगी तो रिजल्ट ट्रू देगा, और दी गई कंडीशन में से अगर एक कंडीशन भी गलत होगी तो ये रिजल्ट फॉल्स दे देगा। जैसे अगर हमारे पास 5 कंडीशन है और पांचों कंडीशन में से 4 सही है, एक गलत है, तो भी एंड फंक्शन उसको फॉल्स दे देगा। लेकिन और फंक्शन क्या करता है? और फंक्शन देखता है कि दी गई सभी कंडीशन में से अगर एक कंडीशन सही है, इसको ट्रू दे देता है। जैसे इसको हम चला के देखें तो लॉजिकल पर गए, और फंक्शन पर जाएंगे, लॉजिक 1 पूछेगा तो लॉजिक 1 में हमने एड्रेस वाले सेल पर क्लिक किया और हमने कहा कि ये जो है बराबर होना चाहिए MP डबल कोटेशन में, क्योंकि टेक्स्ट है तो डबल कोटेशन में लिखेंगे। फिर दूसरे लॉजिक पर क्लिक किया और दूसरे लॉजिक में हमने दिया कि ये जो एज है बड़ी हो या फिर बराबर हो 18 के, और इसको कर देंगे ओके। तो हम देखेंगे ये ट्रू दे रहा क्योंकि MP से है। फिर हम इसको ड्रैग करें तो हम देखेंगे अगर दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन सही होती तो फिर ये ट्रू रिजल्ट दे देगा। जैसे हम देखें कि यहाँ पर ये ना MP से है ना 18 का, दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सही नहीं है तो इसने फॉल्स दिया। बाकी यहाँ पे हम देखें MP का नहीं है लेकिन 18 साल से ज़्यादा का, तो इसने इसको ट्रू दे दिया। जैसे ये देखें MP का भी है 18 का भी है तो ट्रू दिया। अब जैसे हम देखें इसको भी ट्रू दिया जबकि ये MP से नहीं है, तो इसमें से दोनों में से कोई एक कंडीशन सही हो जाए तो ये ट्रू दे देता है। जैसे ये UP का है, MP का नहीं है, लेकिन 18 से ज़्यादा का है, तो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा तो भी इसमें ट्रू दे दिया। एंड फंक्शन के जस्ट अपोजिट ये होता है कि अगर 10 कंडीशन दी हैं, 10 में से 9 गलत हैं, एक सही है, तो फिर ये ट्रू रिजल्ट आपको दे देगा। इस प्रकार से हम इसका उपयोग करते हैं। को डायरेक्टली कैसे चलाएंगे? तो इसके लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल और ब्रैकेट ओपन, ये सेल बराबर है, डबल कोटेशन में लिखेंगे MP, डबल कोटेशन क्लोज, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर अगला लॉजिक, अगले लॉजिक के लिए हम एज सिलेक्ट कर लेंगे कि D17 में जो वैल्यू है वो बड़ी है या बराबर है 18 के, क्लोज कर देंगे और एंटर। तो हम देखेंगे इसने यहाँ पे ट्रू दिया। ड्रैग करेंगे तो ये सभी का आ जाएगा। इसने इसको बस फेल दिया क्योंकि ना ये MP का है और ना 18 का है। इसकी भी अगर हम एज 20 कर देते तो फिर ये ट्रू हो जाएगा। भले ये MP का नहीं है लेकिन एज वाली कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इस कारण से ये ऐसा दे देगा। तो ये क्या करेगा? मल्टीपल कंडीशन में से अगर एक कंडीशन भी सही होगी तो ये रिजल्ट ट्रू देगा। जब सभी कंडीशन ही गलत होंगी तो ही फेल देगा, अन्यथा एक कंडीशन भी सही होगी तो ये ट्रू रिजल्ट आपको दे देगा। फिर इसके बाद लॉजिकल में अगला फंक्शन है ट्रू। तो जैसे अभी हमने फॉल्स फंक्शन देखा था वैसे ये ट्रू फंक्शन होता है। यहाँ पर हम ट्रू वैल्यू
इनपुट कराना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम इसमें यहाँ पर कर्सर रखेंगे, लॉजिकल में जाएंगे और ट्रू पर क्लिक कर देंगे। कोई पैरामीटर इसमें नहीं देना, ओके कर देंगे तो ये ट्रू लिखा जाएगा। इस प्रकार से इसको नॉर्मली यूज किया जाता है, इसका कोई ज्यादा यूज नहीं होता। तो ये लॉजिकल फंक्शन थे।